और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आज उद्घाटन अवसर पर आज पूरी दुनिया, पूरा भारत देख रहा है हिंदुस्तान की ताकत। और अब एयर शो जिसका इंतजार किया जा रहा है, अब लड़ाकू विमानों की ताकत, भारतीय सेना की ताकत अब इस रनवे के माध्यम से देखी जा सकेगी। आपको बता दें, इस एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और ये तस्वीर, अब देखिए, एयर शो शुरू होने जा रहा है और एयर शो में बेहद ही खास तस्वीरें नजर आने वाली हैं, क्योंकि इस दौरान आपको बताते चले एयरफोर्स के वो जाबाज यहां पर करतब तो दिखाएंगे, लेकिन सबसे खास बात यह कि एक तरह से ये तस्वीर जो नजर आएगी, इस दौरान जो तमाम लड़ाकू विमान है वो टच डाउन करेंगे। एक्सप्रेसवे की खासियत दरअसल इसीलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और काफी मजबूत भी। मेरे साथ में जो तस्वीरें एयर शो की आएंगी वो तस्वीरें तो हम आपको दिखाते जाएंगे। और इस दौरान मेरे साथ में दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर डी.के. पांडे मेरे साथ में, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी मेरे साथ में हैं। सबसे पहले मैं डी.के. पांडे साहब, आप ही इसका रुख करती हूँ और आप जरा समझाइए कि जिस तरह से अब ये अभी हम एयर शो देखेंगे, टच डाउन होगा, टेक ऑफ होगा, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण है कि ये स्क्रिप्ट जिसे बनाया गया है, हालांकि हरकुलिस जैसा भारी विमान वहां पर लैंड कर चुका है, लेकिन फाइटर की स्पीड और जिस मोमेंटम के साथ वो आएंगे, तो क्या ये वहां आसानी से लैंड कर पाएंगे? और जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो पूरी हो रही है? जब तक कि जहाज पर लैंड करके आगे न बढ़े, ये सब कहना एक थ्योरेटिकल होता है। लेकिन जब जनमानस जो वहां पर उपलब्ध है उनके सामने ये सब होगा, तो निश्चित रूप से इसको ये स्वीकार किया जाएगा। देखिए, ये महत्वपूर्ण है बड़ा सामरिक दृष्टि से, क्योंकि वॉरफेयर में जो अचानक स्थितियां डेवलप होती हैं, किस समय क्या स्थिति डेवलप होगी, उसको मद्देनजर इस शिप का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आंका जाता है। और जब जहाज आएंगे वो स्विच ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि समय भी जो है वो काफी, हम लोग सनसेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आके वो रोलर टच डाउन करेंगे और रोलर लैंडिंग जिसे कहा जाता है, और आएंगे और कुछ जहाज होटल स्विच ऑफ करे, लेकिन बहुत जहाज टच डाउन करके और चले जाएंगे। और महत्वपूर्ण यही है कि ये जब आ रहे हैं, उनका विंग स्पैन, जो उनके विंग्स है, उनकी चौड़ाई, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेस बनता है, वो जैसे हरकुलिस जहाज है, इसका विंग स्पैन 29 फीट है। मिराज है, सॉरी, चार्ली 130 हरकुलिस का 133 फीट है और मिराज का 29 फीट है। तो इतनी चौड़ाई अगर नहीं है, विड्थ नहीं है इस स्ट्रिप की, तो वो मायने लगता। तो इन सब बातों को जो है अब सामने देखना, उनको ये देखना कि क्या वो सचमुच है, तो आपके सामने होगा। तो इसकी रोड की चौड़ाई देखिए, जब कोई स्ट्रिप बनती है तो इसकी थिकनेस, वो स्ट्रेंथ, क्या वो इतना भार झेल पाएगी? जो एक फोर्स होता है जहां जब लैंड करता है, अगर आपने देखा होगा बहुत फोर्स पर टायरों के निशान होते हैं, बेसिकली जो प्रिंट पड़ता है रोड के ऊपर, जो स्टेप रनवे के ऊपर, वो फोर्स का इंडिकेशन है। तो क्या हमारी ये सड़कें बनी है, क्या उसके लिए उपयुक्त है? तो एक प्रकार से, हालांकि जो मापदंड बनाए गए हैं, जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये बहुत ही मजबूत सड़कें बनी है, इनके विड्थ और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा उनको देखा गया है, तो टेक्निकली ये बहुत साउंड है, उसको ही मापने का एक तरीका आप कह सकते हैं आप। बिल्कुल सर, और ये भी अब जैसी तस्वीरें सामने आएंगी वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते चलेंगे, क्योंकि सुखोई 30, जैगुआर, मिराज 2000 यहाँ पर जब उनकी ताकत नजर आएगी। लेकिन मेरे साथ में रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि आखिर क्या मायने हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देखते थे जो ये लड़ाकू विमान है आसमान में गोते खाते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन अब वो जमीन पर भी आपको इस तरह से नजर आने वाले हैं। देखिए, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ जी सर। मेरी आवाज आ रही है? प्रफुल्ल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, प्रफुल्ल जी का मैं रुख करती हूँ, लेकिन फिलहाल ये अब एयर शो जो है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आती है, क्योंकि वहां पर हलचल अब बढ़ चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, लेकिन ये उद्घाटन ऐसा ही उद्घाटन नहीं था। आप ये समझिए, ये उद्घाटन अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि जहां पर बड़े बड़े लड़ाकू विमान जो हैं
वो अब टच डाउन करेंगे। आपसे कुछ देर के बाद में एयर शो यहां पर शुरू होगा। जो सबसे खास बात ये कि यहां पर जो जाबाज हैं, एयरफोर्स की ताकत यहां पर साफ तौर से नजर आएगी। प्रफुल्ल बख्शी साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा आप बताएं कि जिस तरह से आज एयर शो के जरिए उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन कई अलग अलग तरीके से होते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, थैंक यू वेरी मच। ये जो उद्घाटन हुआ है प्राइम मिनिस्टर के अराइवल से, ये दर्शाता है कि अब देश उस तरफ अग्रसर हो रहा है जहां पे हमें आज से 45-50 साल पहले हो जाना चाहिए था। ये जो टेक्निक है रोड्स को यूज करने के लिए, इमरजेंसी रनवे बनाने के लिए, इसके दो पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो लड़ाई के काम आएगा, बिल्कुल ठीक है, अपने इमरजेंसीज में जो एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे, क्योंकि अगर लड़ाई में हमारे रनवे नष्ट हो जाते हैं तो हमारे को ये पायलट्स को लैंड करके पायलट्स को रिफ्यूल करेंगे, उनको दोबारा उसमें वेपन्स लगा के दोबारा लड़ाई में भेजेंगे। बड़े जहाज जो होते हैं वो ट्रूप्स को लेके, टैंक्स को लेके आएंगे। यहां से अगर बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है तो एकदम यहीं से बॉर्डर में जा सकते हैं। और इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं, इसका और दूसरा पहलू ये है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काम आएंगे। यहां के ट्रेड बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगी, और यहां तक यही नहीं, कोई आपदा विपदा पड़ती है, जैसे कि इमरजेंसी होती है, तो डॉक्टर्स का आना, पेशेंट्स का इवैक्यूएट करना, पुलिस का आना, सिक्योरिटी पर्सनल का आना, एंटी स्मगलिंग और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में पैरामिलिट्री का योगदान देना, यह सारा का सारा इसके द्वारा हो सकता है। तो इसके चारों तरफ के फायदे हैं इस तरीके के। और ये जो प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है, हमारे कई जगह से, अब ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। और रोड की लैंडिंग तो आज से 5-6 साल पहले ही ये प्रदर्शित कर दी गई थी कि किस बिल्कुल तरीके से सर, बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपका भी रुख करती रहूंगी, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते चलें। अब ये जो आसमान में, अब आप बस नजरें बनाए रखिए क्योंकि अब एयर शो शुरू हो रहा है और मिराज 2000 की लैंडिंग का इंतजार किया जा रहा है। सबसे पहले लैंडिंग जो है वो मिराज 2000 की ही होनी है और उसके साथ ही यहाँ पर वो तस्वीर भी नजर आएगी। अपने दर्शकों को ये भी बताते चले, ये जो खास उद्घाटन है, इस दौरान इस एयर स्ट्रिप पर सिर्फ टच एंड गो का ही एक तरह से शो नजर नहीं आएगा, बल्कि ये ताकत नजर आएगी। ये भी बताया जाएगा कि जो फाइटर प्लेन जैगुआर, मिराज, सुखोई हो, युद्ध के समय में इनकी भूमिका किस तरह की होती है। आपात स्थिति में जब हालात इस तरह के बनते हैं तो यहां पर ये कैसे काम करते हैं, और उस काम के तरीके को भी इस एयर स्ट्रिप पर सीधे सीधे ग्राउंड स्टाफ की तैयारी के तौर पर भी दिखाया जाएगा और इन सभी का प्रदर्शन होगा। जो प्रधानमंत्री का ये पूर्वांचल पथ है, इसीलिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये समझिए, अब एयर शो की शुरुआत हो रही है, इंतजार किया जा रहा है अब टच डाउन का, और उस एयर शो का ये तस्वीर आप देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस की तस्वीर आपको हम दिखा, अलग जो लैंडिंग यहाँ पर बनाया गया, अगर युद्ध का जब हालात होता है तो कैसे स्ट्रिप आप देखिए, कैसे फाइटर प्लेन को आप देखिए, यहाँ पर लैंडिंग किया सर, हाथ निकल के उसके बाद रणनीति चल रही है, देश के अलग अलग जो कटरा नहीं हो जा रहा है, नहीं रहा मुझे वहाँ पे ठहरना नहीं ले रहा है, इमरजेंसी मैं यहाँ आ गया इधर पे आ रहा हूँ, वो लोग कुछ हो गया, हम लोग कॉन्फ्रेंस यहाँ पर फिर आ रहा है, वो मुड़ के आ रहा है। तो सबसे घातक लड़ाकू विमान मिराज 2000, अब उसकी ये जो लैंडिंग है उसका ये प्रदर्शन हुआ। और आपको बताते चले, कारगिल जंग में बड़ी भूमिका इस तौर पे इसको एक तरह से देखी जाती है। मिराज 2000 एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान की आप तस्वीर देख रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी और डी के पांडे साहब हमारे साथ में दोनों मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, मिराज 2000 के बारे में मैं चाहूंगी कि आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं, कितना ताकतवर लड़ाकू विमान? मिराज डस्सॉल्ट कंपनी का बनाया हुआ है।
और ये हमारे पास में चौथा जहाज है डसॉल्ट कंपनी का, तूफानी, मिस्टियर, मिराज 2000 ये तीसरा था, और रफाइल आ गया है। ये मिराज 2000 जो है ये वेट फाइटर बॉम्बर है और इंटरसेप्टर है। ये देखिए मिराज, आपने कहा कारगिल में इसमें भूमिका अदा की थी, जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स इसने टारगेट्स के ऊपर ड्रॉप किए थे। तो इस तरीके से मिराज 2000 का ये जो आप देख रहे थे डबल ट्विन सीट वर्जन है मिराज 2000 का, और ये जब लैंडिंग कर रहा था तो आपने एक पैराशूट पीछे उतरते देखा। वो है इसकी स्पीड को कम करने के लिए, ताकि ब्रेक्स के ऊपर ज्यादा जोर ना पड़े। तो इसीलिए, और या रनवे की लेंथ कम होती है तब ये टेल शूट यूज किया जाता है, और अपने ब्रेक्स को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मिराज 2000 है, इसके आगे जो कॉकपिट के आगे जो काला सा प्रोब लगा हुआ है, जो रिफ्यूलिंग के लिए लगा हुआ है कि हवा में ईंधन भरने के लिए इसके काम आ सकते हैं। मिराज 2000 लैंडिंग के बाद अपने निर्धारित स्थान पर, ये मिराज 2000 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स एंड इसमें कैनन्स लगी हुई हैं, ये सब का इस्तेमाल बारी बारी से कर सकता है। और इसलिए कहते हैं ये दुनिया का सबसे जाना माना एयरक्राफ्ट है। हमारे पास जब से मिराज 2000 है, अब उसका बाद रफाइल आ गया है, पर मिराज 2000 का मुकाबला अभी भी इसकी कैटेगरी में कोई नहीं कर सकता, जिस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। तो अब आप देखेंगे ये मिराज 2000 ये लेफ्ट टर्न कर रहा है, जिस डायरेक्शन पे लैंड किया था उसी डायरेक्शन को में वापस आ गया है। और अब शायद एज अ प्लान जो प्रोग्राम है कि वो दोबारा टेक ऑफ करके दिखाएगा या नहीं, अभी ये हमें देखना है। पर इस समय जहाज रुक गया है और शायद पायलट बाहर निकले या ना निकले, ये तो अभी हमें देखना पड़ेगा। पर इस समय आप देख रहे हैं कि मिराज 2000 अपना लेफ्ट टर्न करके बड़े आराम से उसके एयरमैन सामने आ रहे हैं। अब रुक गया है। अब इसके आगे व्हील्स के आगे चॉक्स लगाए जाएंगे। चॉक्स का मतलब है स्टॉपिंग के लिए लगाया जाएगा, और पायलट्स कॉकपिट खोल के बाहर निकलने का अब इंतजाम होगा। आप जैसे आप देख रहे हैं ये जो प्रतिक्रिया होती है जब लड़ाई के दौरान होगी तो बड़ी जल्दी जल्दी होगी। आप देखेंगे अगर लड़ाई में अगर आप देख रहे होंगे तो हम ये ना समझे कि लड़ाई होने वाली है, पर उस समय ये प्रतिक्रिया बड़ी जल्दी होती है। पायलट को निकालना, फ्यूलिंग करना, रियार्म करना, उसकी चोट लगी है नहीं वो देखना, डॉक्टर्स का आना, यह सारा का सारा एकदम से होता है लड़ाई के दौरान। ये है ट्रेनर वर्जन जिसमें 2 सीट्स लगी हैं। मिराज सिंगल सीटर भी होता है, डबल सीटर भी होता है। बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है सर मिराज की खासियत। अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाते चलें। सबसे पहले इस एयर शो में, इस एयर स्ट्रिप पर मिराज ने जो लैंड किया है, टच डाउन किया है, और इसके बाद में अब ये देखने वाली बात है क्योंकि इसके बाद में टेक ऑफ भी किया जाएगा। इसके बाद में भी और भी कई हैरत अंगेज और रोमांचक तस्वीरें नजर आएंगी। बहुत ही ऐतिहासिक होगा जब इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यह कहा जाए कि जैगुआर का भी फॉर्मेशन होगा, लेकिन इस तरह से ये पहला ये टचडाउन इसे ऑफिशियली कहें। हालांकि जब ये पूरा भी पिछले कई दिनों से, पिछले 3 दिनों से लगातार इस तरह का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, जब ये बड़े बड़े भारी भरकम जो लड़ाकू विमान है वो इस तरह से इस पूरे फॉर्मेशन की प्रैक्टिस में यहाँ पर लगातार जुटे हुए थे। यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही थी, टचडाउन लगातार किया जा रहा था, और ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना ताकतवर भारत की एक तरह से वायुसेना है, और दूसरी तरफ ये विकास की महत्वपूर्ण और ताकतवर तस्वीर है। डॉक्टर डी.के. पांडे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये बताता है कि हम किस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मिराज जिसे कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, बहुत ही सक्षम और सशक्त माध्यम है युद्ध के लिए। और किस प्रकार से कारगिल में, जैसा कि आपने चर्चा किया, और टाइगर हिल पर कैसे उन्होंने प्रिसीजन गाइडेड मिशंस की हेल्प से इसको डिस्ट्रॉय किया, वहां पर जो दुश्मन के क्षेत्र थे। तो ये सब बताता है कि किस प्रकार से हम शनै शनै आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब जो जहां पर लैंड किया है, अब एक क्षमता का प्रदर्शन किया जा रहा है, वो ये है कि अगर ऐसी स्ट्रिप बनेंगी तो वहां पर जहां लैंड करेंगे, देखिए ये पूरा एयरपोर्ट तो है नहीं, ये एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होगी। मतलब थोड़ी देर के लिए जहाज आएगा, लैंड करेगा, और उसको जैसा कि बख्शीश सर ने बताया कि वो लैंड करके उसको चेक किया जाएगा, टेक्निकली कोई दिक्कत तो नहीं, और उसको कहते हैं कि टीआरएस होगा,
उसको मतलब दोबारा तैयार किया जाएगा, रिफ्यूल करके, रीआर्म करके, और जो भी कोई भी टेक्निकल अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स है उसको भी रेक्टिफाई करके और जहाज को दोबारा रवाना कर दिया जाएगा। ऐसा तब किया जाता है जबकि पूरी मेंटेनेंस टीम जब उपलब्ध नहीं होती है कि हम पूरे जहाज को खोल के और पूरा काम करें। तो इसमें जो है केवल वही काम किया जाता है जिससे कि जहाज को ज्यादा देर रोका न जाए। उद्देश्य हमारा मात्र ये है कि विभिन्न विषम परिस्थितियों में हम ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं जिससे कि जो जहाज आ रहा है। बिल्कुल सर, मैं एक और सर आपको यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए रोकते हुए दर्शकों को बताते चलें। अब AN-32 मालवाहक विमान की लैंडिंग हुई है इस एयर स्ट्रिप पर। AN-32 मालवाहक विमान ने लैंड किया है और ये तस्वीर आप AN-32 मालवाहक विमान की देख रहे हैं। जी पांडे सर। जी साहब, ये मालवाहक जहाज AN-32 ये ताकत है हमारी। ये क्योंकि देखिए भारत इतना बड़ा क्षेत्र है कि एक कोने में हम श्रीनगर में है और कन्याकुमारी, और एक तरफ बाड़मेर है, और फिर हम छबुआ और दूसरे नॉर्थ ईस्ट में हमारे एयरफील्ड है। तो ऐसे माहौल में हमें चाहिए कि सपोर्ट सर्विसेज जो है, आर्म कम्युनिकेशन, सेना को आना जाना, ये सब करना होगा। तो उसके लिए हमें जो है इन विमानों को भी और कितने वर्षों तक, लगभग 3 दशकों से AN-32 जो है भारत की सेवा में लगा हुआ है, और अभी भी ये हमारा फ्रंट आर्म जो मुख्य मालवाहक जहाज है। और ये विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, जहाँ श्रीनगर में जहाँ तापमान कम है, राजस्थान के इलाकों में जहाँ टेम्परेचर हाई होता है, उन सभी जगहों में ये इसने अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये जब युद्ध हुआ, लॉजिस्टिक सपोर्ट और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की रिक्वायरमेंट भी होगी, इसी के माध्यम से पूरी होगी। और जैसे ये अभी वर्तमान स्थिति में जो जहाज लैंड किया है, और अगर हम चाहते हैं कि फॉरेन एरिया में कुछ भेजना, तो जो आसपास के जो एयरफोर्स के स्टेशन है वो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि वो एयरपोर्ट बिजी हो दूसरे ऑपरेशन में। तो ये किस प्रकार से हमें हेल्प करेगा। और फोर्स मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ होता है कि हमारी ताकत जो है वो दुगनी हो जाती है, जो हमारी ताकत है वो बढ़ जाती है। तो ये मालवाहक जहाज को देखिए उन्होंने पूरा खोला, इसको हम बताना चाहते हैं कि जो ये बिल्कुल। और ये मालवाहक विमान देखिए ऐसे युद्ध जैसे जब हालात होते हैं तो इस दौरान किस तरह से कार्य करता है, ये भी लगातार ये तस्वीर नजर आ रही है। आदर्श भी मेरे साथ में उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जहाँ पर ये एयर शो चल रहा है वहां से जुड़े हैं। आदर्श जरा समझाते जाइए क्या इस समय वहां पर आप देख पा रहे हैं। अरे जल्दी देखिए, ये मालवाहक विमान न सिर्फ उतरा है बल्कि अपने साथ एयरफोर्स के वो पैरा कमांडोज जो है उनको भी साथ लेकर आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पैरा कमांडोज हैं वो उतरकर अब एक पोजीशन ले चुके हैं, यानी ये दिखाने और समझाने की कोशिश है कि किन परिस्थितियों में ये पूरा जो हवाई जहाज है वो काम करता है। कई पैरा कमांडोज जो हो यहाँ पर पूरे हथियारों के साथ उतरकर इसी रनवे पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और तस्वीरें आप देखिए, पैरा कमांडोज लगातार यहाँ पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना कौशल, गौरव और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं। जो मालवाहक विमान है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और मेरे ख्याल से अगर आप अभी की तस्वीर देखें तो निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को पर अगर कभी युद्ध की स्थिति होती है या पहले जो युद्ध हुए हैं उनकी तस्वीरें देखिए तो उसके आधार पर जो तस्वीरें दिखती हैं उस तरीके की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें जो कमांडोज हैं, सेना के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो सभी यहाँ पर उतरे हुए हैं। बंदूक से लैस ये कमांडो पूरे बख्तरबंद उसके साथ और साथ तौर पर अपने पिट्ठू बैग को लेकर, जिसमें तमाम उनकी सामग्रियाँ रहती हैं, उसको लेकर ये यहाँ पर उतरे हुए हैं और एक प्रदर्शन, ये तस्वीर दिखाने की कोशिश है कि आखिर किन परिस्थितियों में और कैसे ये लोग काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अगर दुश्मनों से निपटने की बात आए तो कैसे ये लोग निपट सकते हैं। एक के बाद एक कई ट्रूप्स जो है वो यहाँ पर उतर रहे हैं और ये बताने और दिखाने की कोशिश है कि आखिर हमारी वायुसेना कितनी शक्तिशाली है, कितने कम समय में न सिर्फ ये विमान लैंड कर सकता है बल्कि अपनी पोजीशन भी ले सकता है। उसके लिए चंद सेकंड्स की ज़रूरत होती है। तमाम यहाँ पर अगर आप देखें तो इन कमांडोज के साथ साथ उनके जो वो होते हैं वो भी आए हुए हैं और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले से ही वायुसेना और इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ साथ ये जवान भी उतरकर अब ये पूरी एयर स्ट्रिप पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूं कि अगर आप अभी देखें यहाँ पर एक गाड़ी भी जो है वो निकली हुई है, उतरी हुई है, यानी विषम परिस्थितियों में अगर
किसी भी जगह पर किसी भी तरीके के माहौल पर, वेदर पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये गाड़ी भी काम कर सकती है, यानी इससे भी चला जा सकता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एयरफोर्स दिखाने की कोशिश कर रही है और यही वो पूरा एयर शो है जिसके ज़रिए बताने की कोशिश है कि आखिर ये पूरा विमान और उसके साथ साथ पूरी हमारी वायुसेना किस कदर काम करती है, कितना वैभव और कितना गौरवान्वित करने वाला ये क्षण है सभी देशवासियों के लिए निश्चित तौर पर देखने के लिए बात है कि कैसे हमारी वायुसेना मजबूती के साथ दुश्मनों से डटकर लड़ती है। ये वायुसेना KA-2717 विमान का नंबर है और आप देखें तो डबल इंजन का विमान है। यहाँ पर तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो पैरा कमांडोज हैं वो लगातार अपना करतब दिखा रहे हैं। धीरे धीरे जो विमान है वो आगे बढ़ रहा है। इससे पहले भी एक फाइटर प्लेन, फाइटर जेट जो है वो यहाँ पर आकर उतर चुका है और बिल्कुल, तो ये तस्वीर जो है आदर्श लगातार बता रहे हैं। देखिए जरा, ये युद्ध जैसे जब हालात हों तब आखिर कैसे इमरजेंसी के वक्त में यहाँ पर ये पराक्रम नजर आता है, कौशल नजर आता है और उसमें AN-32 मालवाहक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। बड़े बहुत भारी भरकम वजन ये कैरी कर सकता है। आपने देखा भी कि इसमें इस दौरान जब जैसे ही टचडाउन AN-32 मालवाहक ने किया तो इसमें से जो सुरक्षा के जवान हैं वो उसमें सवार थे, वो निकले और किसी ऑपरेशन को, जॉइंट ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है आर्मी और एयरफोर्स के माध्यम से, वो तस्वीर भी यहाँ पर नजर आई। इतना ही नहीं बल्कि एक गाड़ी भी इसमें से वो निकली। इमरजेंसी स्थिति में जब वहां पर मोर्चा संभालते हैं, इस तरह के हालात बनते हैं, उसकी बहुत बेहतरीन तस्वीर, एक तरह से युद्ध की तैयारियों की भी तस्वीर साफ तौर से नजर आती है। बख्शी साहब, आर्मी एयर कोऑपरेशन जब होती है, जब आर्मी आगे बढ़ती है तो आर्मी का रसद, सामान, एम्यूनिशन, पर्सनल सब जाता है। यहां तक कि स्मॉल टैंक्स, आर्मर्ड कैरियर जैसे आप देखिए कमांडो व्हीकल्स ये भी उतरती हैं। और फास्ट इंडक्शन के लिए, अच्छा ये एयरक्राफ्ट जो है ये इसके टायर ऐसे हैं ये कच्चे में भी लैंड कर सकता है और इसके जो इंजन जितने पावरफुल हैं कि भी अगर आगे शॉर्ट रनवे भी होगा तो आगे का जो कोई हिल भी वगैरह होगी तो उसको अच्छी तरह क्लियर कर सकता है। ये खासकर AN-32 विमान जो है ये इन्हीं काम के लिए है। इसका कार्यक्रम एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, हाई ऑल्टीट्यूड लैंडिंग इत्यादि बहुत अच्छी तरह इसमें काम आता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं अब जो थिंकिंग चेंज हो रही है, जो आर्मी एयर कोऑपरेशन की बात आ रही है, कमांड, जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर बन रहा है, थिएटर कमांड बन रहा है, उसमें ऐसे जहाजों का योगदान बहुत जरूरी होगा ताकि आर्मी को, फोर्स को चंद मिनटों के ऑर्डर में अगर आपको कहीं भेजना हो तो ये जहाज जो होते हैं बहुत बड़े काम आते हैं। मिराज 2000 इत्यादि जैसे विमान है वो टारगेट को ध्वंस करते हैं और टारगेट को जब ध्वंस कर दिया जाता है तब एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं और उसके बाद में ट्रूप्स इंडक्ट होते हैं। ट्रूप्स के लिए, फौज के लिए जमीन में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए सबसे पहले फाइटर्स जाते हैं, वो दुश्मन को खत्म करते हैं। तभी एयरफोर्स के जो फाइटर्स हैं वो आर्मी के लिए प्रोटेक्टेड आर्म्स होते हैं और जो हेलीकॉप्टर सपोर्ट वगैरह देते हैं उनको सपोर्ट आर्म कहा जाता है। जैसे कि मिराज 2000 है ये एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला बनाता है और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं या अभी यहाँ लोकल रडार्स भी लगे होंगे अगर टैक्टिकल बैटल एरिया हुआ जो इन फाइटर्स को और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के काम में आएंगे। और इन रडार स्टेशंस के अंदर में फाइटर्स को कंट्रोल करने का अलग फाइटर कंट्रोलर बैठे होंगे और लैंडिंग में मदद करने के लिए जो डिफरेंट रडार होता है वो अलग होगा। ये फॉर्मेशन ऑफ एयरक्राफ्ट अब आए हैं, अब आप देखेंगे ये पील ऑफ कर रहे हैं बारी बारी से और शायद अब जब हम देखते हैं डाउन विंड पे आके किस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। बिल्कुल, ये भी अपने आप में बहुत विशेष और बेहद खास तस्वीर है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अब फॉर्मेशन साफ तौर से नजर आएगा, जिस तरह की तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आप ये समझिए कि अब जैगुआर का फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आएगा। जैगुआर की खासियत मैं चाहूंगी डॉक्टर DK पांडे इन तस्वीरों के साथ में आप भी समझाते रहे कि आखिर चाहे बात हम मालवाहक की करें या फिर जैगुआर की करें, कितना महत्वपूर्ण है ये। एक उसके पहले मैं ये बता दूं जो सिक्योरिटी ड्रिल आपने देखी वो पैरा स्पेशल फोर्स आर्मी की और गरुड़ जो फोर्स थी इंडियन एयरफोर्स की इन्होंने की थी और जो गाड़ी जो उतरी थी उसको ऑल टेरेन व्हीकल कहा जाता है। और अब बात जगुआर की। जगुआर है डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट।
जो कि डीप पेनिट्रेशन मतलब बहुत दूरी तक जाने की क्षमता रखता है, और ये दुश्मन के जो ऐसे क्षेत्र है जहां पर कि जाना मुश्किल होता है, डीप में जाके उनको डिस्ट्रॉय करता है। और ये इतना नीचे हो सकता है कि इसकी देखिए 10-15 मीटर तक की ऊंचाई पर अगर टर्रेन क्लियर है तो 25 मीटर 30 मीटर, जिसको कि बहुत मुश्किल होता है देखना दुश्मन के रडार को या उनके जो डिटेक्शन कैपेबिलिटीज है उसको वो बहुत सीमित कर देता है। तो इसमें जो जगुआर के वजह से दुश्मन के किसी भी टारगेट को, चाहे वो कितना भी कवर्ड हो, हम डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए लेजर गाइडेड म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमने समय के साथ जो विकास किया है। पहले जो है कन्वेंशनल बॉम्ब का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जगुआर जो है वो नई शक्ति के साथ, जिसमें कि लिटनिंग पॉड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पैनापन है अटैक का वो बहुत बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से सुखॉय, मिराज और जगुआर के साथ जब राफेल मिलकर एक वॉल बनाती है, आजकल देखिए युद्ध कला बिल्कुल बदल गई है। पहले क्लोज कॉम्बैट मिसाइल का जमाना था, अब है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जहां मिसाइलें 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जो लड़ाई का तरीका है बिल्कुल बदल गया है। जो कन्वेंशनल वॉरफेयर थी वो बिल्कुल गन अटैक जिसे कहा जाता है, बंदूक से लोग जो लड़ते थे, वो जमाना बिल्कुल शून्य हो गया है। गन होते हैं लेकिन उसमें भी उसकी सीमाएं हैं। एक मजा की और जो जगुआर एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर क्षमता होती है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए वो एक मिसाइल भी, एयर टू एयर फायर मिसाइल भी दिया सकता है। तो ये एक बहुत ही मल्टी रोल पर्पज के लिए ये कहा जा सकता है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो हमारे डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट है और जो डीप पेनिट्रेशन जहाँ रिक्वायरमेंट है वो सुखोई 30 के साथ जाकर उसको अपना जो ऑपरेशन है उसको कंप्लीट कर सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से अभी हमने मालवाहक की तस्वीर देखी, और उसमें ये भी सर साफ तौर से नजर आता है कि जो भी इमरजेंसी जैसे अगर हालात बनते हैं, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो इस दौरान कैसे उसको हैंडल किया जाता है। मैं चाहूंगी डॉक्टर डी.के. पांडे, जरा आप भी इस मालवाहक की खासियत बताएं, कितना महत्वपूर्ण है, कितना मजबूत है, कितनी इसकी क्षमता है। जी, मैं एक और चीज बता दूं, मुझे की बात कोई अधूरी रह जाएगी। जो पैरा स्पेशल फोर्सेज और गरुड़ का आपने एक्सरसाइज देखी, सिमुलेशन देखा, वो 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो अगर हमने कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आर्मी को, जैसा कि बख्शी सर ने बताया, तो उसके लिए जो ऑपरेशन है वो अलग होंगे। और जो स्ट्रिप है इसकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। जो एयर स्ट्रिप है इस पर भी जो दुश्मन घात आ सकता है, और दुश्मन अपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजकर इस स्ट्रिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि हम 12 स्ट्रिप विभिन्न राज्यों में बनाने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा का भी एक मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उनके मद्देनजर ये जो सिक्योरिटी एक्सरसाइज है वो की गई है, जिसमें कि पैरा स्पेशल फोर्सेज और गरुड़ ये जो है आपके करेंगे। और आप जो देखते हैं कि फ्लाई पास में किस तरह से पील अप हो रही है फाइटर्स और जा रहे हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य है वहां पर जो लोग उपस्थित है उनके लिए। और जहां तक एयर सेक्टर की बात है, एयर सेक्टर में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए देखिए कोई भी फौज हो वो बिना लॉजिस्टिक सपोर्ट के नहीं लड़ सकती है। विश्व की अधिकतम एयरफोर्स जब अमेरिका या दूसरे जो बहुत विकसित देश है हमारे मुकाबले, बिल्कुल सर, और इस बीच हमारे दर्शकों को हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। एक और पर फिर से अब ये जो तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है, इसके पहले आपने जैगुआर का फॉर्मेशन देखा, अब आपको ये भी बताते चले AN-32 भी अब टेक ऑफ करने को है। AN-32 की तस्वीर, इसके पहले आपने AN-32 मालवाहक की तस्वीर देखी थी, और फिलहाल अब ये जो और तस्वीर हम आपको दिखाते चले, अब आपको जैगुआर का फॉर्मेशन नजर आना है, और इसके अलावा मिराज की भी तस्वीर आपको नजर आएगी। फिलहाल ये तस्वीर देखिए। देवियों एवं सज्जनों, ये था मिराज 2000। मिराज 2000 ने इसके पहले टचडाउन किया, और उसके टेक ऑफ की भी तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, टचडाउन के बाद में पहले जब लैंडिंग हुई मिराज 2000 की, उसके बाद में अब टेक ऑफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर डी.के. पांडे, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आप बता रहे थे मालवाहक के बारे में, AN-32 कितना महत्वपूर्ण है। जी, तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है वो देखिए वो कई तरह के होता है। वो एक रसद पहुंचाना हो सकता है, वो आम समूचा भी मुहैया करवाना हो सकता है, वो जो है आवश्यक मशीनरी को भी ले जाने की आवश्यकता हो उसके भी पूरा कर सकता है। तो इसके विभिन्न आयाम हैं।
और विभिन्न स्थितियों में आवश्यकता के अनुसार से ये पिचिंग कर सकता है। और जैसा कि इसकी इंजन की क्षमता और वो शॉर्ट रनवे के लिए भी जाता है। और कहा जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में कई क्षेत्रों में जहां पर कि रनवे अभी बन रहे हैं, पूरे ढंग से नहीं बन पाए, उन क्षेत्रों में भी इस जहाज ने लैंडिंग करके अपना कर्तव्य दिखाया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जहाज हमारे इस समय लड़ाई के लिए। IL-76 भी है, लेकिन IL-76 का पर्पस दूसरा है, वो महत्वपूर्ण है आर्मी सपोर्ट के लिए। लेकिन AN-32 जो है वो किसी भी छोटे के और कम समय में आपको जाना है और कम दूरी पे जाना है, उस समय ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने में बिल्कुल सक्षम है। और जहां तक बात है हमारे अभी जो मेरा जो गया, इसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब जहाज ऐसे लैंड करते हैं छोटी जगह जहां पर कि सभी आवश्यकता होती पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा डिटैचमेंट होगा मेरा का, जहाँ पर की टेक्निकल स्टाफ होगा उसको देखने के लिए कि किसी प्रकार की टेक्निकल अगर कोई तकनीकी खराबी आती है उसको दूर कर रेक्टिफाई कर सके। तो अभी जो है इसके परीक्षण किया होगा, रिफुल करने के बाद उसको दोबारा जहाज को दोबारा टेक ऑफ के लिए क्लियर कर दिया गया हुआ। तो ये आप जो जहाज मिराज को जाते हुए देखा वो TRS के बाद ये भी पूरी एक्सरसाइज जरूरी है एक किसी भी एयर स्ट्रिप के लिए जो कि ऐसे सड़क पर आप सर जैगुआर की भी तस्वीर हमारे दर्शक जो है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह की क्षमता है जैगुआर की, हवा से जमीन पर, आसमान से जमीन पर किस तरह से मारक क्षमता है वो हम सभी जानते हैं और बहुत घातक लड़ाकू विमानों में से एक ही माना जाता है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जैगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है और ये बहुत ही घातक है। इसका इस्तेमाल तब होता है कि आपको जब लड़ाई शुरू हो गई है और आपको सबसे पहले बिफोर योर आर्मी गोज आपको दुश्मन के एयर को डाउन करना होता, दबा के रखना है, तो हमारे एयरक्राफ्ट जाते हैं, उनकी एयरफील्ड्स को ध्वस्त करते हैं काउंटर एयर ऑपरेशंस के तहत, और वो जाके पहले ही 12 घंटे पहले, 10 घंटे पहले उनकी एयरफील्ड्स को नष्ट करेंगे। लो लेवल फ्लाइंग करके जाते हैं, वेरी लो लेवल दे कैन डू फ्लाइंग एट नाइट, और इसीलिए ये डीप पेनिट्रेशन करके स्ट्राइक करते हैं ताकि फिर आपकी आर्मी, उनके एयरफोर्स उठ ना सके और आपकी आर्मी जल्दी जल्दी आगे एडवांस करे। क्योंकि अगर उनकी एयरफोर्स उठ जाती है तो फिर आर्मी को रुकना पड़ता है, क्योंकि जहां पे जिस कंट्री के पास एयरफोर्स नहीं होती उसकी आर्मी की हार निश्चित है। जिस नेवी के पास एयर आर्म नहीं होता उसकी हार निश्चित है। ये बहुत जरूरी होती है, इसीलिए इनका बहुत महत्व है और लड़ाई शुरू यही जहाज करते हैं। तो इसीलिए, और जैगुआर के हर एक टाइप के वेपन्स हैं, इसके पास जनरली ग्राउंड स्ट्राइक वेपन होते हैं, पर एक एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल उसके विंग के ऊपर लगी होती है, वो बड़ी जरूरी होती है अपने खुद के डिफेंस के लिए। तो ये जैगुआर है, ये बहुत माना हुआ जहाज है। दुनिया की सब बहुत सारी कंट्रीज इसको अभी तक फ्लाइंग कर रही हैं और इसीलिए ये जहाज जो है हमारी एयरफोर्स के साथ अभी और कई साल रहेगा। जो नए जहाज आ रहे हैं, रफाल आ रहा है, पर ये जहाज डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करता है। बाकी जहाज मल्टी रोल जहाज हैं, जैसे कि मिराज, रफाल, सुखोई 30, MKI, ये सारे के सारे मल्टी रोल, ये इंटरसेप्शन रोल भी कर सकते हैं, एयर सुपीरियरिटी रोल कर सकते हैं। मिराज जो है वो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करता है, दूर दूर के 480 किलोमीटर, 500 किलोमीटर टारगेट दुश्मन के एरिया के अंदर जाके उनको ध्वस्त करने। बिल्कुल। और अभी आपने इसके पहले तस्वीर जैगुआर सुखोई मिराज के फ्लाई पास्ट की भी देखी, मालवाहक विमान ने जब टेक ऑफ किया वो तस्वीर भी आपने देखी। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं, ये जो एयर शो है, ये एयर शो इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आयोजित किया गया है। और इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ये कहा जाए कि पूरी दुनिया जरूर ये ताकत देख रही है। ये ताकत मुझे लगता है विकास को सीधा सीधा दर्शाता है। किसी ने सोचा नहीं होगा जिस तरह की तस्वीर पिछले कई दिनों से अभी हम लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के जो एक्सप्रेसवे है वहां पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो चुकी है और ये एयर शो इस उद्घाटन अवसर पर किया जा रहा है। फिलहाल इस फ्लाईपास्ट की तस्वीर आप देखिए, ये अपने आप में बहुत ज्यादा बेहतरीन, बहुत खास है क्योंकि जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं, सुखोई मिराज लगातार यहाँ पर जो फ्लाईपास्ट हो रहा है उसकी ताकत पूरी दुनिया देख रही है और जैगुआर की भी
भी ताकत इस समय पूरी दुनिया ने देखी है। अब आगे भी जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको बताते चले। जैगुआर का टचडाउन टेक ऑफ की तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। और डॉक्टर डीके पांडे, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, एयर शो है, हम देखते हैं आसमान में इस तरह के लड़ाकू विमानों की तस्वीरें हम देखते हैं, लेकिन किसी एक्सप्रेस वे पर इस तरह से ये शक्ति प्रदर्शन ही है, उसे क्या कहेंगे? ये सीधे सीधे डेवलपमेंट की एक तस्वीर है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये पूरे भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आज जो है सभी लोगों का गर्व से जो है सीना फुला रहा होगा। और ये हमने देखिए पिछले लगभग 5-6 वर्षों से हमने अपने डेवलपमेंट की दिशा को परिवर्तित कर दिया है। जिस दिशा में जा रहे थे वो दिशा बदल के अब हम तेजस 1, तेजस 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी साथ में सर, ये सुखोई की तस्वीर है, अपने दर्शकों को अपडेट करते चले। ये सुखोई की तस्वीर है और ये सुखोई बहुत अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। तस्वीर सबकी निगाहें इस समय आसमान पर हैं, सुखोई का करतब नजर आ रहा है। जी पांडे सर। जी, सुखोई 30 क्योंकि सामने है तो दर्शकों को मैं बता चलूं कि सुखोई को एयर डोमिनेंस फाइटर भी कहा जाता है और इसमें बहुत एयर टू एयर मिसाइल्स ले जाने के साथ बॉम्ब, जैसा कि बख्शी सर ने बताया भी कि ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और इसमें अंदर जाके इसकी जो क्षमताएं हैं वो असीम क्षमताएं हैं। वो किसी भी एयरफोर्स में Su-30 जैसे जहाज हो तो वो शक्तिशाली एयरफोर्स बन जाती है। और हमारे पास जिस प्रकार का Su-30 है और जिस प्रकार हमने उसको प्रयोग किया है, जिस प्रकार से हमने इसका प्रयोग किया है वो काबिल तारीफ है। अभी देखिए हम सभी वायु क्षेत्रों में Su-30 ने अपने करतब दिखाए हैं। इसकी जो मारक क्षमता है वो पहले से और बढ़ रही है। अब हम जब आत्मनिर्भर ऑपरेशंस की तरफ चल रहे हैं तो हम खुद अपने देश में जब ये निर्मित करेंगे तो हमारी क्षमताएं और बढ़ेंगी। और जिस प्रकार से सुखोई 30 ने हमारे भारतीय वायुसेना को एक नई शक्ति प्रदान की है, निश्चित रूप से पूरे भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा है। क्योंकि पुराने जहाजों को MiG-21, MiG-25, MiG-27 जैसे जहाजों को लेकर जहां पर की काफी मुश्किल आती थी, स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम होती थी जी, हमारे जो है मेंटेनेंस के इश्यूज बहुत होते थे। तो अब वो जो है एक सवाल मुझे लगता है जो मेरे मन में आ रहा है वो बाकी दर्शकों के भी मन में आ रहा होगा। जिस तरह से सुखोई अभी हवा में गोते लगा रहा है, अभी हम देख रहे हैं राउंड करते हुए, और क्या ये इतने हल्के हैं जो इतना इजीली मूवमेंट है? आखिर मतलब इसको जरा समझाइए, आखिर कैसे इतना मूवमेंट, इतना क्या ये इतना ही इजी है जो अभी हम देख पा रहे हैं? देखिए इसमें जो इंजन है वो बहुत ही पावरफुल इंजन है और दुनिया के जो सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन होते हैं जहाजों में उनमें से एक ये इंजन जो है Su-30 का है। इसके पहले MiG-29 जो हमारे पास है उनका इंजन जो है वो विश्व में सबसे अधिक पावरफुल था, शक्तिशाली था। लेकिन अब हम ये इसके इंजन में अभी शक्ति इस जहाज में इंजन में वो इतनी है कि देखिए वर्टिकल चार्ली आपने देखा होगा, सीधे जाता है जहाज ऊपर हवा में स्ट्रेट जाता है। वो बताता है कि किस प्रकार से इसके अंदर अपनी हर जहाज के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो स्ट्रेट वर्टिकल जाए, लेकिन Su-30 MiG-29 जैसे जहाज इसमें की बहुत तेजी से सीधे चले जाते हैं, उसको बताता है कि किस प्रकार से इसमें जो शक्ति है वो कितनी असीम है। तो इस शक्ति का जब प्रयोग आप करेंगे लंबी दूरी के लिए और पेनिट्रेशन के लिए, जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के लिए जब करेंगे, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और इसमें ये भी है कि आप टैक्टिकली, जैसे अब जहाज जा रहा है और रास्ते में आपने बताया कि कोई टारगेट और है जो नया मिला है, तो वो तुरंत ही उसको आप डिजिग्नेट कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। उससे बोलता है टैक्टिकल टारगेटिंग। ये मिराज में भी थी, लेकिन जो सुखोई में है उसके बहुत तारीफ की जाती है और ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छी क्षमता है। जैसे जहाज गए, उन्होंने अपना जो मिशन पूरा किया, अब लौट रहे हैं और अभी उनके पास मिसाइलें हैं और बॉम्ब्स हैं, तो वो किसी टारगेट को जो है रास्ते में जो टारगेट मिलेगा उसको वो ध्वस्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बहुआयामी ऑपरेशंस का जो शक्ति बढ़ी है, ये हमारे विकास को, हमारी जो दृष्टि है उसमें जो परिवर्तन आया है उसका एक द्योतक है। और निश्चित रूप से जो हमारे वायु रणबांकुरे हैं उनका मनोबल बहुत ही हिमालय से भी ऊंचा हो जाता है कि हम जो लेटेस्ट वेपन यूज कर रहे हैं और उसके देखिए, अगर मुझे मालूम है कि मेरे पास जो वेपन है वो शक्तिशाली है और मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं, तो मेरा प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा होगा और मैं एक कॉन्फिडेंट होकर उसको ऑपरेट कर पाऊंगा। तो ये सब बातें जो है इस सबका समावेश होता है एक अच्छे और कुशल ऑपरेशंस में। और जब ऐसे ऑपरेशंस हम कंडक्ट करते हैं और दुश्मन के क्षेत्र में जाकर उसको धूल चटा के आते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र के लिए वो गौरवपूर्ण क्षण होते हैं।
बिल्कुल, और यहाँ पर ये जो लड़ाकू विमान है उनकी गड़गड़ाहट से ये कहा जाए पूरा पूर्वांचल इस समय गूंज रहा है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन अवसर पर यहाँ पर एक ये विशेष एयर शो, और ये सिर्फ ताकत है, ये विकास की ताकत है, ये विकासशील उत्तर प्रदेश की ताकत है, ये विकासशील भारत की ताकत है, जो कहा जाए पड़ोसी मुल्क भी बखूबी जान रहे होंगे। जी बख्शी सर। जान रहे होंगे, और क्योंकि ये सब कर्तव्य देख रहे हैं। और अभी मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा था, ये इतनी आसानी से क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग होती है उनको सबको ये कर्तव्य पहले सिखाए जाते हैं बेसिकली। अगर वो एक कर्तव्य आराम से कर सकते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस होता है जहाज को किसी तरीके से फेंक दें। जहाज में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो जो कुछ करना चाहे वो कर ले। तो ये पायलट और एयरक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है जो ये सारे मैन्यूवर्स कर सकता है। पर इसमें कई और प्रावधान लगे होते हैं कि सुखोई जो मैन्यूवर कर सकता है सारे जहाज नहीं कर सकते। जो ये कोबरा मैन्यूवर करके दिखाएगा, शायद आज नहीं करके दिखाए, पर ये जो करता है उसमें पावर टू वेट रेशियो उसका इतना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए करता है। और जब तक एक पायलट का पूरा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता एरोबेटिक्स में, जिसको हम एरोबेटिक्स कहते हैं, तब तक ये कर्तव्य नहीं कर सकते। तो सारे फाइटर पायलट्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है, ये उनका बेसिक काम होता है। जैसे कि एक ट्रेपीज आर्टिस्ट सर्कस में आप देखते हैं जो कलाबाजियां खाते हैं रस्सियों पे, वो इसी तरीके से हर एक फाइटर पायलट को करना पड़ता है, तब वो बड़े कॉन्फिडेंटली कर सकता है। हाँ, अगर जहाज और भी अच्छा हो, उसमें और भी पावर हो, तो फिर और उसको आप फाइटर पायलट डीप वैली के अंदर ले जा सकता है, कठिन से कठिन टारगेट पे अटैक करने की बात आती है। और ये जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है तो अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल बहुत पायलट पे पड़ती है। मतलब अगर इस समय आपका वजन अगर 50 किलो है तो 60 किलो है तो 5G में 300 किलो हो जाएगा, तो 8G में 450 किलो हो जाएगा। तो ये जो है पायलट की फिटनेस और एयरक्राफ्ट की फिटनेस का भी प्रतीक होता है। तो ये जो मैन्यूवर्स आप जो देख रहे थे, ये सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं होते, ये एक्चुअली आप एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बिल्कुल होते हैं। सर, इसके पीछे बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। मेरा पूछने का भी एक उद्देश्य वही था कि आखिर हम इसको जितना एक बहुत इजीली मूवमेंट के साथ में देख रहे हैं, क्या ये इतना ही इजी है? आपने बिल्कुल सही बताया कि ये कोई इतनी कठिन ट्रेनिंग है, ये उसी की तस्वीर है। उसी की तस्वीर मैं अपने दर्शकों को लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। और जिस तरह से प्रफुल्ल बख्शी साहब बता रहे थे, प्रफुल्ल बख्शी साहब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, हमने देखा मिराज हो, सुखोई हो, लगातार हम यहाँ पे लड़ाकू जैगुआर हो, अभी हालांकि सूर्य किरण की ताकत भी अभी देखने बाकी है, क्योंकि यहाँ पर जो उनका एक विशेष जो हमेशा से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो भी नजर आएगा। उसका इस तरह से एक्सप्रेसवे पर टचडाउन, ये शक्ति प्रदर्शन, इससे मैसेज किस तरह से देखते हैं? डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन जो मौजूदा हालात पाकिस्तान या चीन, भारत के जो सीमा से लगे हुए देश हैं, उनके साथ में इस समय जो माहौल है, उस बीच ये शक्ति प्रदर्शन, इसे कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं बाकी कंट्रीज कर चुके थे। पाकिस्तान ने रोड लैंडिंग हमसे पहले शुरू कर दी थी। ये इस सरकार ने जो ये कदम उठाया है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। इसने ही अब दुश्मन को बता दिया है कि अब भारत का जो है नीति और पॉलिसी बदल गई है, वो भारत नहीं है, ये ब्रेव न्यू इंडिया है। और ये अब प्रदर्शन दिखाएंगे और करके दिखाएंगे। और इसका सबसे पहला जो स्टेप है, आपको रोड को रनवे पे कन्वर्ट करना, पायलट्स को लैंडिंग की बात करना। हालांकि हम लोगों को ट्रेनिंग में हम टैक्सी ट्रैक पे लैंड करने की प्रैक्टिस दी जाती थी, और हमारे लिए कई लोग रोड लैंडिंग कर चुके हैं इमरजेंसी में, ऐसी बात नहीं है। पर ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी होती है। और इसीलिए इनका जो और जो हमारे जो वेपन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, अब दुश्मन को ये मैसेज मिल रहा है कि भारत इज वेरी सीरियस। चाहे सुखोई, चाहे मिराज, जैसे हमने बालाकोट की स्ट्राइक करी, अब आप बालाकोट की स्ट्राइक को स्टडी करिए। लो लेवल आप जाए, पहले हिमालय को हिट करिए रात के 2 बजे, फिर लेफ्ट टर्न करके आप पाकिस्तान में घुसिए, और उसके बाद में एट ट्री टॉप लेवल 12 जहाज फॉर्मेशन में और रात को अटैक करके आ जाएं।
इससे प्रिसीजन ज्यादा क्या होगा। मैं बता रहा हूं आपको, सारी दुनिया हक्की बक्की रह गई थी, लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। हमारे तो कार्टून जो हिंदुस्तान में, वो तो बिलीव कर ही नहीं रहे थे कि यार ये तो पता नहीं किधर घूम के आ गए, शायद कौवे मार के आ गए, इत्यादि इत्यादि। ये इनका काम है, डेमोक्रेसी में तो ये चलता है। पर क्वेश्चन ये है, दुश्मन रियलाइज कर गया है कि ये भारत अब डिफरेंट हो गया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट हो, और यही मिराज 2000 नहीं करी थी बालाकोट स्ट्राइक, तो आप मान के देख लीजिए। और अभी तो सुखोई वेट कर रहे थे, उनको मौका ही नहीं मिला। लेकिन बख्शी साहब, आप कह रहे हैं कि भाई इस गवर्नमेंट में इस तरह से हुआ, लेकिन जो विपक्ष कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहती है कि ये तो हमने पहले ही कर दिया था, और इसी आपकी मुस्कुराहट बता भी रही कि आप समझ गए कि उनका ये एक उद्देश्य था कि भाई ये तो हम पहले ही कर चुके थे, इस तरह के एयर शो या टचडाउन जो है वो तो हम पहले ही कर चुके थे यूपी के ही एक्सप्रेसवेज पर। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है, ये एज अ पॉलिसी और चेंज हुई है बिल्कुल टोटल। जिसको क्रेडिट देना है देना चाहिए, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, पर जिसने किया है उसको किया है, पॉलिसी बनाई है, एक पायलट प्रैक्टिस कर रहा है। अब आपके सामने देखिए, पब्लिक प्रैक्टिस कर रही है। और मुझे लगता है कि यही एक सबसे खूबसूरत तस्वीर है बख्शी साहब, यही सबसे खूबसूरत तस्वीर है। पांडे सर, मैं चाहूंगी आप भी जरा, अब ये सबसे खूबसूरत तस्वीर जिसका मैं जिक्र बार बार कर रही थी, अब मुझे लगता है कि वो तस्वीर, उसका अब इंतजार खत्म हो रहा है। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के करतब का वक्त है, और देखिए कितना खूबसूरत फ्लाई पास चाहिए। DK पांडे, तिरंगे की तस्वीर देखिए, ये ट्राई कलर जो है Su-30 भी है, दो साथ में ये एस्कॉर्ट कर रहे हैं। 3 किरण Mark II एयरक्राफ्ट है उनको, और ये किस प्रकार से देखिए आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से एक मनोरम दृश्य है। तिरंगा जब वैसे सामने दिखता है तो हमें सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है, और सभी गौरवान्वित होते हैं, और हमें बहुत ही हमारे एक सुहाना पल होता है हमारे लिए। तो निश्चित रूप से ये फ्लाई पास जब वहाँ पर एयर स्ट्रिप पर हो रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं लाखों की संख्या में जिस प्रकार दिख रहे हैं, और जो रुचि दिखा रहे हैं और बहुत तन्मयता से सब देख रहे हैं, निश्चित रूप से वो गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। और जब जिस प्रकार से Su-30 इन्होंने एस्कॉर्ट करते हुए आगे बढ़े हैं, ये 3 किरण Mark II एयरक्राफ्ट के साथ, निश्चित रूप से ये बताता है कि हमारे बीच में जो ट्रेनिंग की जिसकी चर्चा की जा रही थी, कहा जाता है कि मैन बिहाइंड मशीन इज ऑलवेज वाइटल। जो मशीन जो चलाने वाला है, जो योद्धा है, वो महत्वपूर्ण है। मशीन को कैसे भी ढला जाता है, मशीन की हालत खराब भी होती है, लेकिन जो योद्धा होता है वो अपनी कला के बल पर सभी विषम परिस्थितियों में भी दुश्मन को जो है निस्तामुद कर देता है। ये है ट्रेनिंग। जो हमारा कुशल प्रशिक्षण है वो इस साबित पूरा जग जाहिर है। कई युद्धाभ्यास हमारे साथ जो है एक्सरसाइज करने के लिए कई मुल्क आए। अमेरिकन एयरफोर्स भी आई, यूके एयरफोर्स, फ्रांस एयरफोर्स, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि लगभग इन सभी युद्धाभ्यासों में मैं काफ़ी एक्टिव रहा। और जब उन्होंने कहा, अमेरिका से आके कहा कि जो हमारे फाइटर पायलट्स हैं इंडिया के, वो विश्व के माने हुए फाइटर पायलट में से बेस्ट पायलट्स हैं वो। जब उन्होंने भारतीय पायलट्स ने ग्वालियर में जो युद्धाभ्यास हुआ और अमेरिकी जो वहाँ के पायलट्स आए थे उनके साथ जो कॉम्बैट किया और किस प्रकार से उनको बताया कि क्या हमारा स्तर है, तो वो पूरी भूरी प्रशंसा पूरे विश्व हुई। और पूरे विश्व को मालूम पड़ा कि भारत कहता नहीं है, लेकिन वो अपनी मारक क्षमता को पूर्णतः पैदा करने में सक्षम है। और अब जब हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने स्पेयर पार्ट हमारे पास खुद होंगे। हम नई जो चीजें हैं वो बना पाएंगे। और जो हमारा युद्ध नीतियां हैं उनमें परिवर्तन, देखिए पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल विल नहीं था तो हम आज नहीं कर पाए। और बाकी जो मुल्क हैं, लगभग 12 से 15 मुल्क हैं जहां पर की एयर स्ट्रिप का प्रयोग किया जा रहा है मिलिट्री और नॉन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के लिए। ये भी एक विचारधारा है जो ऐसा ज्ञात हुआ है कि जो हमारे एयर स्ट्रिप है उनको हो सकता है कि जो सिविल एयरक्राफ्ट है उनके लिए भी ऑपरेशन क्षमता के लिए कर दें। और ये जो हमारा 6 लेन का जो कॉरिडोर है, इसको और चौड़ा करने की भी बात चल रही है कि ये हो सकता है कि 8 लेन हो। उस दिशा में जो कितना भी बड़ा विशाल जहाज आए वो इस एयर स्ट्रिप आ पाएगा। तो ये बताता है कि हम किस प्रकार से अपने आप को विकसित कर रहे हैं और नई ऊंचाइयों को, जिसे कहते हैं हम एयरफोर्स में कहते हैं टच द स्काई विद ग्लोरी। और हम जो है विकास में और अपने कौशल में एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये पूरे भारतीयों के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। बिल्कुल। और मुझे लगता है डॉक्टर DK पांडे, जिस तरह से आज भारतीय सैन्य ताकत और एयरफोर्स की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है, अब ये एयर शो तो पूरा हो चुका है। अब खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद थी, आनंदीबेन पटेल, और उन्होंने इस पूरे एयर शो को देखा और हौसला अफजाई की। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये पूरे हिंदुस्तान की ताकत है, ये कोई पॉलिटिकल ताकत नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं, ये भारतीय सेना की ताकत है, ये एयरफोर्स की ताकत है। और जो ताकत इस समय पूरी दुनिया ने देखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है, जो सीधे सीधे यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ में नजर आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन ये उद्घाटन ऐसा ही नहीं था, कोई साधारण नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक ये उद्घाटन था। इसके पहले हालांकि कई एक्सप्रेसवे पर हमने देखा, उत्तर प्रदेश के ही 2 जो एक्सप्रेसवे हैं वहां पर हमने देखा कि जो टचडाउन है वो जरूर इन लड़ाकू विमानों के हुए, लेकिन उद्घाटन के समय पे जो ये विशेष एयर शो रहा, ये ताकत को दर्शाता है, ये भारत के विकास की तस्वीर दर्शाता है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की तस्वीर दर्शाता है। और इसका तो संकेत संदेश उसी समय साफ तौर से नजर आ रहा था जब इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी खुद सुपर हरक्यूलिस से पहुंचे थे और सुपर हरक्यूलिस से उन्होंने लैंड किया। और अब जब ये पूरा कार्यक्रम अब पूरे होने को है और उसके बाद में अब जो वापसी है प्रधानमंत्री की, वो भी सुपर हरक्यूलिस से ही होगी। माना जा रहा है कि जो तस्वीर है सुपर हरक्यूलिस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी से ही वापस दिल्ली की ओर रवाना होंगे। लेकिन एक बेहतरीन आज की जो तारीख है, ये कहा जाए 16 नवंबर 2021 अपने आप में ऐतिहासिक हो जाएगी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि जो एक लंबा इंतजार उनके लिए था, खासतौर से गाजीपुर से दिल्ली तक की जो दूरी उनको बहुत ज्यादा पड़ती थी, 15 घंटे का सफर 10 घंटे तक सीमित हो चुका है। और बेहद खास ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो है जो कि आम जनता को एक तरह से समर्पित अब हो चुका है और सर्व सुविधा युक्त है। आप इसे समझिए कि ये एक्सप्रेसवे दरअसल खास इसीलिए भी है क्योंकि समय की बचत है और उसके साथ ही साथ ईंधन की बचत है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो लाजवाब है ही, इसीलिए इसकी खासियत बहुत महत्वपूर्ण मानी भी जा रही है। लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे जो है वो 6 लेन का तैयार है, जिसकी ताकत अभी आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। 6 लेन ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है उत्तर प्रदेश का, और ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड समय में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ, जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। और जैसा मैं पहले भी बात कर रही थी कि जो दिल्ली से गाजीपुर की जो दूरी है वो 10 घंटे में अब पूरी हो चुकेगी। अब 67 किलोमीटर की दूरी लखनऊ से गाजीपुर की रह जाएगी और 9 जिलों को ये एक्सप्रेसवे जब जोड़ रहा है तो समझिए कि इस 9 जिलों को जोड़ने का मकसद कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरह से दिल्ली से अब अगर इन पूर्वांचल का दौरा आप करना चाहेंगे तो अब आप दिल्ली से जब जाएंगे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसके साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए इसके फायदे के बारे में तमाम राजनीतिक दल बात करते रहे, तो इसके फायदे भी समझिए। इमरजेंसी में फाइटर प्लेन कैसे उतरे ये तस्वीर आपने देखी। जब अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं, इमरजेंसी हालात होते हैं, तो यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितना मील का पत्थर साबित होगा, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पूर्वांचल पहुंचने में लोगों को कम समय लगेगा, समय ईंधन की बचत तो होगी, आर्थिक विकास, रोजगार भी बढ़ेगा और खेती किसान कल्याण के भी अवसर बढ़ेंगे। तो खासियत लगातार मैं बता रही हूँ। प्रफुल्ल बख्शी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। थैंक यू वेरी मच। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो आपने कदम देखा ये सिर्फ सिक्योरिटी के एंगल के लिए नहीं है, ये टोटल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में योगदान होगा। इसका योगदान आपके टूरिज्म में बहुत हो सकता है, जिसमें यहाँ पे आप अगर लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स कोऑपरेट करेंगी और डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के साथ में, तो यहाँ पे टूरिज्म का प्रावधान आ सकता है। सिक्योरिटी, अगर कोई आपदा पड़ती है तो इमरजेंसी एयरक्राफ्ट, एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट, इवैक्यूएशन ऑफ पीपल, कई हो सकता है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इंडक्शन के लिए हेलीकॉप्टर्स के साथ द्वारा कई चीजें हो सकती हैं। अगर हमको अपनी थिंकिंग को ठीक और करना पड़ेगा, और जैसे कि मैंने पहले बोला था, ब्रेव न्यू इंडिया इज इमर्जिंग। अब हमारी नीतियां जिस तरीके से बदल रही हैं, अब आप देखेंगे कि विदिन अगले 10 साल के अंदर अंदर टोटल कायाकल्प हो जाएगी पूरे जो एविएशन सेक्टर से जो डेवलपमेंट होगी। और एक छोटी सी चीज है, इमरजेंसी एयरफील्ड बहुत सारी हैं जो नॉन डेवलप्ड है, वो मैप में हैं, उनको अभी डेवलप नहीं किया गया है। बंगाल में तो 30-40 तो कलाईकोंडा के चारों तरफ है, इनको भी डेवलप करना चाहिए ताकि लोकल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बिल्कुल आराम से हो सके।
बिल्कुल, और ये डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन डॉक्टर DK पांडे, चूंकि आप एविएशन एक्सपर्ट हैं और आज हमने देखा कि इस एक्सप्रेस वे पर जिस तरह से जो लड़ाकू विमान है उन्होंने लैंडिंग और टचडाउन किया, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी बतौर एक एक्सपर्ट, किसी भी इमरजेंसी स्थिति में जब अगर ऐसे हालात बनते हैं तो किसी भी फील्ड का इस तरह से मजबूत होना कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था युद्ध जैसे हालात हुए पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान ने ही कैसे हमारी जो एयरफील्ड है उसको नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में इस तरह की जो एयर स्ट्रिप है वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं? देखिए, दो पहलू हैं इस पूरे ऑपरेशंस के। एक तो है सामरिक पहलू जिसकी की चर्चा आप कर रही हैं, दूसरा है गैर सामरिक या सिविल रिक्वायरमेंट के लिए जो दिन रूटीन में हम जो नॉन मिलिट्री पर्पसेस है उसके लिए। तो पहले हम सामरिक की बात करें। सामरिक में जहां तक ये है क्योंकि ये जो है, मैंने जैसा कहा कि 12 से 15 मुल्क हैं जो कि ऑलरेडी इस प्रकार के ऑपरेशंस का प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर कि उन्होंने मोटरवेज, हाईवेज, उन एक्सप्रेसवेज को कन्वर्ट कर रखा है एयर स्ट्रिप में, और उसका वो बहुत नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। वो ऐसे नहीं कि, क्योंकि हमारे यहाँ अभी वो बन रहे हैं और लगभग 12 नेशनल हाईवेज एयर स्ट्रिप बननी है उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, JNK में, उत्तराखंड में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल है, सब लंबी फेहरिस्त है। तो जब ये सब बन जाएंगे, अगर आप देखें ध्यान से, तो हम जो बॉर्डर के एरिया है जहां से कि हम हमारे विमान जाएंगे अटैक करने के लिए, लौट के आएंगे, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है, अगर वो अपने होम बेस पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा डैमेज हो गया है जहाज, या फ्यूल की प्रॉब्लम है, या फ्यूल टैंक लीक है, कई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी कंटीजेंसी में अगर वो अपने होम बेस नहीं जा सकते हैं, तो एयर स्ट्रिप जो है उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। आराम से वो लैंड करें, वहाँ पर जो टर्न अराउंड सर्विसिंग की सुविधा, जैसे TRS मैंने कहा, TRS की सुविधा होगी, और वो वहाँ पर उनको छोटा मोटा डैमेज होगा उसको भी रिपेयर करके और भेज दिया जा सके। साथ में ध्यान रहे कि जब ऐसी एयर स्ट्रिप बनती है तो 4 जहाज को रखने का इंतजाम, एक ATC और 2 और एलिमेंट होते हैं जो कि कम से कम तैयार किए जाते हैं। अब ये निर्भर करता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है और हमारी दूरदृष्टि क्या है। जो ये एयर स्ट्रिप है ये लगभग सेंट्रल इंडिया में पड़ेगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ता है दोनों बोथ फ्रंट एलिमेंट में। जब हमारे, अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ भी हम लड़ाई करते हैं या चीन के खिलाफ भी करते हैं, तो दोनों स्थितियों में ये एयर स्ट्रिप अपना बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो हमारे एयर बेसेस हैं, किसी जहाज में कोई इमरजेंसी है, यहाँ पर वो लैंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इतना हम जो चर्चा कर रहे हैं इतना आसान भी नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि जब ये रोड ऐसे बनेंगे तो जो सिविल ट्रैफिक होगा उनको रोकना, उनको अल्टरनेटिव उपाय देना, यानी कि इस दोनों एयर स्ट्रिप के बगल में सर्विस रोड का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो आप डाइवर्ट करेंगे ट्रैफिक को, जो रोजमर्रा का ट्रैफिक इस पर से जाएगा, जिसकी आप चर्चा कर रही है कि सब जो दूरियां हैं वो 12 किलोमीटर की, 14 किलोमीटर की 10 घंटे में हो जाएंगी, पूरी 12 घंटे का सफर जो होता था। तो ये जो दूरियां कम होंगी समय की दृष्टि से, वो जो दूरियां कम होंगी क्योंकि रोड होगा। जब ये उपलब्ध नहीं होगी एयर स्ट्रिप और एयर ऑपरेशंस की वजह से, तो उनको हमें डाइवर्ट करना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस जो चाहिए डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, क्या हमने उनको मुहैया कराया। इससे थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से रिकॉर्ड समय में ये एयर स्ट्रिप तैयार हुई है, तो निश्चित रूप से मेरा अनुमान है कि जल्दी ही जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वही पूरी होंगी। और जब तक कि हम इसके ऊपर कई बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमें जो एक्चुअल जो खामियां हैं वो पता नहीं चलेंगे। तो जो अभी जो एयर शो हुआ है, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, दर्शक हैं, उन्होंने इसका लुत्फ उठाया होगा, लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे एक्सरसाइज में हमने देखा होगा कि क्या खामियां हैं और क्या हमारे ग्रे एरियाज हैं जिनको हमें एड्रेस करना होगा भविष्य में। या हम अभी देखिए, दिन का समय है, अगर रात हो गई, बारिश हो गई, तूफान आ गया, जब मौसम अगर सही अनुकूल नहीं है, उन परिस्थितियों में क्या किया जाएगा, उन सबको अभी एक करके सबको एड्रेस करना होगा। तो थोड़ा अभी शुरुआत तो है। देखिए, हम पहले इस दिशा में सोचते नहीं थे, कम से कम प्रसन्नता का विषय है कि कम से कम हम इस दिशा में सोच रहे हैं और कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे शनि शनि निश्चित रूप से हम अपने जो पूर्ण लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल सर, और ये तस्वीर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो इस लिहाज से कई मायनों में महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब एयर शो पूरा हो चुका है, उद्घाटन